अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सद्दाम खोखर। लास्ट वीडियो जब मैंने बनाई सिंध के एरिया के हिसाब से, तो उसमें कुछ बातें ऐसी हुई कि कुछ दोस्तों ने कहा वीडियो बनाया, फिर टाइम नहीं मिला और मौका नहीं मिला। तो आज सोचा मैंने कि इस वीडियो को कंटिन्यू किया जाए और मैं इसको डिफरेंट पार्ट्स में बनाऊंगा। आज हम कवर करेंगे मार्शल रेस वाली बात लास्ट वीडियो में हुई थी कि सिंधी रेजिमेंट क्यों नहीं थी और सिंध के साथ ब्रिटिश का बर्ताव थोड़ा सा बेहतर क्यों नहीं था। अच्छा, फिर इसके बाद हम बनाएंगे एजुकेशन ऑफ सिंध हिस्ट्री के हिसाब से। तो जैसे मैं एक हिस्ट्री को बहुत डीपली मैंने कोशिश की है कवर करूं, और ये सारी नरेशन वक्तन फवक्तन सालों पहले अपने दोस्तों को भी सुनाया करते थे, तो उन्हीं में से कुछ दोस्तों की फरमाइश पे। तो अच्छा, इसको हम शुरू करते हैं कलहुरों के जवान और तालपुरों के उरूज से, ताकि आप पूरी ये ब्रिटिश और इनका एक कनेक्शन समझ सके। 1783 के अंदर कलहुरों के सिक्योरिटी के अंदर या उनके सिपह सलारों में थे तालपुर ज्यादा। उनके और कलहुरों के दरमियान लड़ाई हुई और तालपुरों ने सिंध को टेक ओवर कर लिया। अच्छा, इन्होंने सिंध के इंतजाम को आपस में मीर फतेह जो बड़े थे तालपुर, उन्होंने अपने दो भाइयों और उनकी औलादों के साथ मिलकर सिंध को मीरपुर खास, हैदराबाद और खैरपुर के हिस्सों में तमाम इजाके रूल करना शुरू कर। डिवाइड में इख्तियार देके कि सिंध को हम ऐसे करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी बगावत ना हो। 3 डिफरेंट हिस्सों के अंदर हम अपने तमाम रिसोर्सेस मैनेज करेंगे और वहां से हुक्मरानी करेंगे। अच्छा, इस दौरान 1752 92 52 से जो सर हैदर अली की टीपू सुल्तान के वालिद साहब की जंग स्टार्ट ब्रिटिश के साथ बन रही है, फ्रांस के साथ उनकी अच्छी दोस्ती है, ये भी चल रही थी। और 65 एंड देन 71 और 76 और 92 1792 से जो टीपू सुल्तान की वफात तक 99 तक जो उनके साथ ब्रिटिश का रहा, जिसके अंदर निजाम हैदराबाद में ब्रिटिश को बहुत सपोर्ट दी। पूना ने, चूंकि वो ब्रिटिश के साथ थे, टीपू सुल्तान ये फ्रेंच के साथ थे, और लड़ाई और गद्दारी ये हुई। तो इस वाकये के बाद इनको बहुत डर हुआ कि नेक्स्ट जो बड़ी रियासत है वो सिंध है, वो ना इनका साथ थे। तो उन्होंने सिंधियों के साथ 1808 और 1809 के अंदर एक तय किया कि आप सिंध हुकूमत हम आपको नहीं छोड़ेंगे, वट एवर आप जो राज कर रहे हैं करें, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आप पुर्तगीज, फ्रांस, रशिया को हमारे ऊपर अटैक करने के लिए जमीन नहीं देंगे, रिसोर्सेस नहीं देंगे और आने का रास्ता नहीं देंगे। तो ये एक मुआहदा हो गया इनके दरमियान, और अल्लाह भला करे अता कानपुर। इसके साथ 1818 में इन्होंने रंजीत सिंह को बैक पे सपोर्ट दे के मुल्तान का एरिया सिंध से छीन लिया। वो सरहद वैसे भी कमजोर हो गई थी, जैसे लास्ट वीडियो में बताया। मुल्तान तक सिंध, वहां से गवादर तक सिंध, यहाँ से राजपूताना, गुजरात, कच्छ तक सिंध, ये पूरा इस तरह से डिवाइड था। ईस्ट तो काफी बड़ा। तो 1818 में ये यानी शक शोभा जो चलते हैं, तो ये चल रहा तालपुर के साथ, यानी एक ऐसी फैक्ट्री बन गई जो एक पैक्ट के साथ है। 1838 के अंदर फर्स्ट एंग्लो वार के अंदर वहां के रास्ते खराब, अफगानिस्तान की जगह, तो उनको रूट चाहिए उस तरफ जाने के लिए पहाड़ों में। तो सिंध के अंदर एक कंगरी हाउस, ये हाउस बहुत बहुत ज्यादा मशहूर थे, जो देर तक चल सकते थे, जो निरोन से स्टार्ट होते थे। नीरो पुराना सिंध का नाम, हैदराबाद का नाम। तो दारुल खिलाफत से और था चौलिस्तान, ये सारा कवर करते थे गुजरात। मेन बंदरगाह उस वक्त गुजरात, या हम लोग इसको दीबल को कहें, तो उसको यूज किया जाता था कराची पोर्ट को नहीं। तो वो तालपुरों की नहीं, तो वो यूज, और ये लंबा चलता था, स्ट्रॉन्ग था। तो इसकी मैंने सोचा एक रिचुअल बनाई जाए। तो जैकब, जिसके नाम पे जैकबाबाद है, उन्होंने एक सिंधी होश के नाम से 1938 के दरमियान ये एक बनाए। अच्छा, इस एक अच्छी कहानी है, इनको ये ऐलान किया गया कि घोड़े चाहिए हमें, सिंधी होश, और हम खरीदना चाह रहे हैं, या जिसके घोड़े हैं उसको हम ब्रिटिश सरकार में जॉब दे रहे हैं, बॉर्डर और इसकी वो रखवाली करेगा, हमारे साथ जंग पे जाएगा, नहीं तो जाओ। अच्छा, जो सिंधी चाह रहे थे इन्वॉल्व होना, उनको ये इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे, ड्यू टू एक तालपुर एक अलग से हुकूमत है, रियासत है, वो खड्डा न डाले। अच्छा, यहाँ तालपुरों के साथ में ये बता दूं, 512 प्रिंसी स्टेट थी 1947 तक, यानी छोटे छोटे गांव भी एक राजे महाराजे बने हुए थे। हर किसी का अपना एक निजाम चल रहा था, हर जगह महाराजे, तभी फ्रेंच हो, पुर्तगीज हो, ब्रिटिश हो, वो इजीली कंट्रोल हासिल कर लेते थे, कर लिया था।
अच्छा, 1938 सिंधी रोज बनाया, पर सिंधी नहीं चाहिए, सिंधी घोड़े चाहिए, ये इनका था। और 1943 में सन चार्ल्स नेपियर जब उन्होंने चार्ज संभाला, ब्रिटिश खानदान से, मलका से उनकी वाइफ के करीबी ताल्लुकात थे, गुरूर भी था, तकब्बुर भी था, और उनको ये था कि तालपुर हमारे साथ गद्दारी ना कर दे। शायद तो वो उतरे और उन्होंने एक बड़ी पलटन, घुड़सवार, असला बड़ा लेके, यानी एक ये दिखा रहे कि 3,000, कहीं पे 5,000 आता है, वो यहाँ से हम गुजरेंगे, हमें रास्ता चाहिए। और रास्ता भी चाहिए और छोटी छावनी के लिए स्टोरेज भी चाहिए, तो वो उन्होंने एक जगह पे, कहीं आता है इमाम बारगाह, वो चाहिए और रास्ता चाहिए। और कहीं पे आता है सिंधी होर्स भी इनको चाहिए, जो उस वक्त ताजपुरों के पास बहुत ज्यादा थे। फर्स्ट एंग्लो वारी हार गए थे, इनके पास घोड़े नहीं थे, तो ये अब ये 1943 की बात, सॉरी 1843 की बात बता रहा हूँ। तो ये स्टार्ट हुआ वहां से वाकया। तीन भाई, अच्छा पहले जो तीन भाई थे उनकी औलादों की औलाद वो 1783 थे, अब 1843 हो गए, उनकी औलादें वैसे ही तीन निजाम से चला रहे हो। चौथा भी छोटा सा एक टंडो का चल रहा है, टंडो मोहम्मद की भी एक कंट्रोल छोटा सा चल रहा होता था। बेसिकली ये तीन थी, तो उसमें से सोहाब खान खैरपुर रियासत से, मीर मोहम्मद हैदराबाद जो मेन इनका बड़ा था, इन दोनों ने अपना प्रॉपर जमा कर लिए घोड़े घोड़सवार, और इन्होंने कहा हम इनको गुजरने नहीं देंगे, क्योंकि पेट्रोल जैसा चार्ज लगता है। इन्होंने घोड़े खच्चरों पे बेतहाशा बारूद यानी कारतूस और तोपें, और जमाने में खच्चर और इसके ऊपर तोप लगा के होते, वो लेके ये लोग पहुंचे। ये लोग भी तकरीबन यहाँ से कहीं आता है 8,000, तकरीबन 28,000 के करीब, 8,000 से ये घोड़ सवार थे सिंधी, ये लोग थे। तो जंग सुबह म्यानी के मुकाम पे हैदराबाद की तरफ आज भी कब्रिस्तान में लोग जाते हैं, विजिट करते हैं, वहां पे शुरू हुई और शाम से पहले पहले ये जंग खत्म हो गई, जिसके अंदर होश मोहम्मद शीदी का आप लोगों ने नाम लिया, हैदराबाद के ऊपर उनका मुजस्समा देखा होगा, या सोराब खान जो खैरपुर वाले थे उनका देखा होगा। बहुत बड़ी तादाद में जख्मी भी हुए, क्योंकि उनका बहुत कारतूस और सच्चा उसमें खास भी थे, उन्होंने दबा फायरिंग की, यहाँ पे नेजे और तलवारें लिए हुए थे। खैर इसमें होश मोहम्मद सीदी और सौराब खान का बड़ा जिक्र है कि ये अपने साथ कुछ सफाई लेके अंदर घुस गए, कहीं आता है 250, कहीं आता है 500, उनके फौजी भी मारे, तो खाने भी उड़ाए, जखीरे को भी तबाह किया। खैर ये 17 फेब 1843 को ये मुकाम पे जंग खत्म हुई। अब ये आगे बढ़ते हैं नीपू खास की तरफ, तीसरे भाई। तो अब वहां पे जब पहुंचते हैं वो भी जंग के लिए, और दिब्बू का मुकाम पे वो जंग स्टार्ट होती है। अच्छा, इनके भतीजे मीर मुराद जो अंग्रेजों के साथ एग्री कर रहे थे, उनके एग्रीमेंट के इनको रास्ता दे देना चाहिए, ये वो पीठ पीछे उनसे अंग्रेजों से ये पैक कर चुके हैं, और मीर साहब दिब्बू पे उनसे लड़े और ये फरार हो गए, पकड़े नहीं गए। बाकी वो जो दो भाई थे सोहाब और मीर मोहम्मद, ये पकड़े गए, 10 साल की सजा हुई, कलकत्ता जेल इनको ट्रांसफर कर दिया गया। और यहाँ से ये तीसरे भाई फरार हो गए। भतीजे ने क्योंकि ताउन किया अंग्रेजों के साथ, तो अंग्रेजों ने खैरपुर रियासत दे दी, क्योंकि यहाँ से तो उनकी छावनी और रास्ता बनना था। और साथ तकरीबन 8,000 घोड़े वाले गनीमत समझा कुछ जो उनको चाहिए थे उन्होंने ले लिए। अब यहाँ से वो जो मार्शल रेस की बात आती है, उस पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ब्रिटिश ने पूरे हिंदुस्तान के ऊपर जब भी काबिज हुई और जहां जहां काबिज, तो उसके 3 रूल होते थे मार्शल रेस फौज में सिलेक्ट करने के लिए। नंबर 1 पे फौज हमारे साथ गद्दारी नहीं करे, वफादार हो, बुरा ना समझे। तो अगर हम देखें तो ज्यादातर जो हुकूमतें थी वो 3 हिस्सों के अंदर बटी हुई होती थी: मुस्लिम हुकूमतें, हिंदू हुकूमतें और नेशनलिस्ट या कम्युनिटी की हुकूमतें। अच्छा, मुस्लिम हुकूमतों को तादाद ज्यादा थी, क्योंकि एक मजहब के नाम पे मुस्लिम बने हुए थे। अच्छा, जो हिंदू हुकूमतें थी, जैसे निजाम हो गया, बहादुर शाह जफर हो गए, सर हैदर हैदर टीपू सुल्तान साहब के वाले साहब हो गए, इनकी ये बड़ी 3 बड़ी हुकूमतें हो गई, और तालपुरों की हुकूमत हो गई चौथी बड़ी। ऐसे मुसलमान थोड़ी बड़ी तादाद में बड़ी हुकूमत में थे। अच्छा, जो हिंदू थे वो दज्जात यानी उनकी जात पात की वजह से उनकी भी हुकूमतें थी, प्लस वो मराठे हो गए तो सिख हो गए। खैर सिख तो हम लोग हिंदुओं से थोड़ा अलग, पर इसी तरह से उनकी हुकूमतें थी। अच्छा, बाकी ने शायद छोटे छोटे गाँव वाली भी हुकूमतें थी, जो मैंने बताया कि 512 प्रिंसी हुकूमत है। तो ये थोड़ा हुकूमतों का था, तो उनके कानून थे 3: वफादार हो, स्ट्रांग हो, वो खेती बाड़ी कर सके, इनके लिए कंपनी थी, इनके लिए बिजनेस उगा सके, एक्सवाइजेड काम कर सके, जो आप आजकल देखते हैं फौज के अंदर भी काम, दीवारें बनाते जाओ, जालियां लगाते जाओ, पोखे करते जाओ, एंग्रो शेंग्रो, तो ये सारा वो भी एक मामला था। तो सिंधी खेती बाड़ी भी करते थे और वफादार भी थे। ऐसे जो लोग वफादार थे, खेती बाड़ी करते थे, और जो तिजारत लॉन्ग रूट पे सफर वगैरह जो कौमें या जो रियासत में से ज्यादा होती थी, पानी का सफर या जानवरों का, तो ये 3 इनके बेसिक रूल थे। इनमें से 2 रूल तो चले पूरे हुए थे, पर तीसरा ये गद्दारी वाला था और अलग हुकूमत वाला, तो इस वजह से ये इन्होंने माना नहीं। अच्छा, ये 1947 तक प्रूफ के क्यों नहीं माना, मार्शल रेस और फौज रेजिमेंट क्यों नहीं बनाई गई, तो ये जंग इस तरह से गई। और फिर 1844, 47 और 49 तक इन्होंने
सिंध के डिफरेंट टुकड़े किए, ईस्ट राजपूताना प्रेसिडेंसी जिसमें जैसलमेर, राजपूताना, कच्छ, गुजरात वाली वो उधर चला गया, अपना ईस्ट कला की तरफ चला गया, ऊपर वैसे ही मुल्तान तक का कुछ पंजाब की तरफ था, और लोवर पे इन्होंने अपनी पुरानी, क्योंकि वहां पे ज्यादा तो ये तालपुरों का ट्रेड होती थी, उसको छोड़ के उन्होंने कराची को बनाया नई जगह पे। जो लोग कहते हैं क्या बात, तो उन्होंने पहली नेवल बेस ब्रिटिश ने बनाई ताकि हम इजीली यहाँ से वर्क कर सके, हमारा सामान आ सके, जा सके, और इस हिस्से को यानी पूरे हैदराबाद से को बम्बई तक यानी पोर्ट टू पोर्ट ये पूरा बम्बई प्रेसिडेंसी के अंदर शामिल कर दिया गया। तो ये एक पूरा प्रॉपर सिनेरियो बन गया। अब सबसे बड़ी लड़ाई जो ब्रिटिश के साथ लड़ी गई है वो चार हुई है। पहली टीपू सुल्तान वाली जो तारीख हमें पढ़ाती है, दूसरी तालपुरों वाली जिसको नहीं पढ़ाया जाता भाई, उसकी में फिर बात वही बात है कि हम बोलेंगे तो फिर तजाद हो जाएगा, मना किया गया भाई बड़ों ने कि ऐसी एक सब बात नहीं करनी है। फिर तीसरी लड़ाई होती है झांसी के अंदर। झांसी के अंदर क्या था, रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड गुजर जाते हैं, उनकी कोई औलाद नहीं है। अच्छा, ये एक कानून था ब्रिटिश के अंदर, क्योंकि ब्रिटिश बादशाह के भी उन्होंने भी बड़ी कोशिश की कि उनको कोई बेटा हो, बेटा नहीं हुआ। ये बहुत पुरानी 1400 की कहानी है। फिर उन्होंने आखिर वर्ग के उन्होंने अलग से इतनी डीप हो गई कि ये इतना बड़ा पारसी एक पैक्ट है कि इतनी डीप हो गई कि उन्होंने वेटिकन सिटी से अलग आपको लंदन ऑफ चर्च बनाना पड़ा। आई थिंक हेनरी सिक्स था जिसने ये किया था, और फिर उसने दूसरों से शादियां की क्योंकि उनके मतलब में क्रिश्चियनिटी में अलाउ नहीं था। फिर भी बेटे हुए नहीं, और कुछ दूर जगह से जानी कुछ बीवियों से या उनकी जो मैडम थे जो जिनसे हुए वो मर गए, तो उन्होंने बेटी को बनाया। तो इस तरह से ये एक रूल था कि लड़के वाला जो मामला था ये बड़ा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, तो उन्होंने उस रूल को इधर भी लगाया था। झांसी में क्या हुआ कि बेटा कोई है नहीं, अब औलाद है नहीं, तो उन्होंने अपने भतीजे को या भांजे को रानी लक्ष्मीबाई ने एडॉप्ट करके रघुनाथ को एडॉप्ट कर लिया। इन्होंने माना नहीं क्योंकि ये सेपा सलाह गद्दार इन्होंने हर जगह रखे थे। इन्होंने उससे मिल लिए कि हम तुम्हें बना देंगे, रानी लक्ष्मीबाई को छोड़ो। अच्छा, शुरू में 6-8 महीने तक ये उनको पेंशन देते रहे, ये लोग पेंशन देते रहे, फिर उनकी रोक दी। जब साल 1.5 साल जो पेंशन भी रोकी, रानी लक्ष्मीबाई ने बोला मैं तो जंग लड़ूंगी। अच्छा, उस जमाने के अंदर क्या होता था, झांसी और पटना डिफरेंट जगह पे इनके बड़े बड़े डिपोज होते थे असले के बारूद के, जिसको ये लोग जैसे आजकल कागज या डिफरेंट कार्बन मटेरियल में छोटे डायनामाइट वगैरह या कारतूस वगैरह को बनाया जाता है। तो उस जमाने के अंदर क्या होता था, चमड़े के अंदर अगर आपने लाल देखे होंगे वो बांध के, तो वो डिफरेंट जानवरों की खालों को पिघला के, चर्बियों को पिघला के बनाया जाता था। तो जो हिंदू मजहब है, मुसलमान मजहब, मुस्लिम बहुत कम थे, कोई हिंदू ज्यादा थे, खेती बाड़ी करने की जैसे मुस्लिम भी थे, तो इन लोगों को ये डाउट हुआ कि हराम जानवर खासकर सुअर का होता है, वो लोग वेजिटेरियन, और मुंह से करके उनको लगाना पड़ता है बारूद को तोड़ के, फिर वो गन को अप एंड डाउन उसके अंदर प्रेशर बनाने के लिए ताकि वो साइड हिट दूर तक करे, बनाया जाता था। तो उसके ऊपर एक इख्तिलाफ उनकी रेजिमेंट के अंदर शुरू हुआ, फोर्स के अंदर शुरू हुआ। रानी लक्ष्मीबाई को मौका मिला, उन्होंने भी कहा इसी तरह जितनी भी बड़ी बड़ी तमाम रियासतें थी, उन्होंने बहादुर शाह जफर जो 82 ईयर ओल्ड थे उनको खत लिखा कि हम सब मिलके आपको बादशाह हिंद मान लेंगे, जो आज तक आपको यानी जो पहले था बादशाह बाबर और अकबर का, आपको भी हम लोग मान लेंगे, आपका इख्तियार, और आप आखिरी भी बादशाह या जो मौजूदा बादशाह होंगे आप भी लड़े। तो आजादी की आखिरी जंग 1857 के अंदर लड़ी गई बहादुर शाह जफर के अंदर में। 82 ईयर ओल्ड है जिनको दिल्ली को घुसे और उनको पकड़ा, उनके सामने उनके बच्चों को मारा गया और उनको रंगून भेज दिया गया। 82 आफ्टर 5 ईयर उनकी डेथ हुई। उनकी कहानियां, गजलें, पोइट्री हम सब ने पढ़ी हुई, हालात हमें पता है। अच्छा, ये 1857 की जंग के अंदर पूरे हिंदुस्तान में लड़ाई शुरू हुई, यानी रियासत टू रियासत जो जितना जुट कर सकता था। इस तरह सखा, जैतनाबाद और शिकारपुर में भी लड़ाई। ये जैतनाबाद वही है जिन्होंने शिंदे होश की बनाई थी रेजिमेंट, तो उन्हीं के नाम पे जैतनाबाद था, वहां पे इन 3 जगह पे हुई और ठीक था, मस्त मसाले हुए। और थे जो तालपुर छुप गए थे आखिरी भाई मीरू खास वाले, वो भी वक्तन फोक्तन अटैक करते रहते थे। 1965 तक छोटी मोटी जंग होती रहती, तो सिंध एक ऐसा इलाका बन गया जो बगावत कंटिन्यूसली कर रहा था। फिर 1970 के अंदर सबकतुल्ला बादशाह पी पगाड़ा ने एक तंजीम बनाई, असल में उनकी जमीनों पे और टैक्स और इस तरह की बातें शुरू हुई, क्योंकि खैरपुर से वो कंट्रोल नहीं पा रहे थे, वो खुद बड़े पावरफुल थे। तो उन्होंने आज़ादी या मौत का स्लोगन बनाया और ये लड़ाई फिर उन्होंने भी शुरू की हिंदुओं ने, और ये लड़ाई चलते चलते कभी 1896 में बढ़ी, तो ये 1892 में, और ये हिसाब किताब चलता रहा। अच्छा, आप देखेंगे सारी तरक्की डिफरेंट जगहों पे भी सिंध में
कम जगह इन्वेस्ट किया गया या बनाया गया कुछ भी ब्रिटिश की तरफ से। अभी कुछ दिनों पहले हमारे एक हुक्मरान साहब भी कहते थे कि 1947 से पहले तो कोई इदारा नहीं था। तो मैं एजुकेशन के ऊपर बात करूंगा तो बहुत डिटेल में इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा खैर, और ये चलते हुए 1904-6 तक ये सारे फाइटिंग चल रही है और ये वो मुस्लिम लीग भी बन गई। आप सोचे मुस्लिम लीग के अंदर बड़े बड़े मुसलमान रहनुमा थे। आज के दौर में मुझे लंदन जाके पढ़ना पड़े, पाकिस्तान में मिडिल क्लास, तो थोड़ा सा मुश्किल है। और ये सारे सर के खिताब बनले थे, यानी ब्रिटिश के साथ अगर हम बोले वफादारी या ये ऐसे थे जो यूनिटी के ऊपर बना रहे थे, तो मुस्लिम लीग भी बनी, कांग्रेस भी बनी, उस दौरान ये चलता रहा। अच्छा 1913-14 के अंदर असैसिनेशन होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होती है 1918 तक। इस दौरान सिंधी हाउस जाते हैं, पंजाब रेजिमेंट जाती है, बलोच रेजिमेंट जाती है, राजपूत ये सारे जाते हैं। जब सरहद वाले सिंध से नहीं जाते क्योंकि सिर्फ घोड़े जाते हैं, सिंधी नहीं चाहिए थे ताकि वो, क्योंकि वो गद्दार थे, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी लड़े। और ये सिलसिला चलता रहा। इस दौरान पुलिस स्टेशन पे, स्टोरेज रूम्स पे, रेल की पटरियों पे हमले होते रहते थे, खासकर सिंध के अंदर लंबे। और सिंध के अंदर मार्शल भी लगा 1942 के अंदर। इससे पहले 1936 1 अप्रैल को सिंध को वो पुराना सर खत्म करके एक बाकायदा प्रोविंस बनाया गया। सर अला बख्श उमरो वॉज फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, और सर शाहनवाज भुट्टो थे और अब्दुल्ला हारून थे उनके साथ सर। और ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे पाकिस्तान बनेगा और हुक्मरानी का। और ये भी कभी हम डिस्कस करेंगे किसी अलग वीडियो में, ये बड़ा पैटर्न है और ये चलता हुआ आगे ये पैटर्न बढ़ता है। फिर सिंध के अंदर मार्शल लगा दिया जाता है, कर्फ्यू लगा दिया जाता है, पीछे का पकड़े जाते हैं, स्टेशन बारूद और इनको उड़ाने के इल्जाम के अंदर। साथ में अच्छा आपने भगत सिंह का नाम सुना है। हाँ, इंडिया हर 10 साल के अंदर 3-4 नई मूवीज बनाता है, किताबों में फ्रीडम फाइटर बताते हैं। हमारे फैसलाबाद के थे लाहौल आज्ञाना के अंदर फांसी थी, लाहौल पार्लियामेंट में उन्होंने बम मारे थे पम्फलेट के साथ। कॉमन जो ची का पीर पगाड़ा और होश मोहम्मद शीदीन सबका नारा था, बसो बसो मर जाएंगे, देश नहीं देंगे या वतन नहीं देंगे, आजादी या मौत, ये कॉमन उसी के साथ। तो 23 साल 8-9 महीने उनकी एज बताई जाती है भगत सिंह दल। अच्छा इसके अलावा भी एक बड़े फ्रीडम फाइटर थे, सक्खर में उन्होंने ट्रेन की पटरी को उड़ा के ट्रेन को उतारा था। हेमू कलानी 19 साल का कॉलेज का लड़का था, मतलब दूसरा था, तभी हम उसको हाईलाइट नहीं करते। और उसको उस वक्त तक मारा गया कि अपने दोस्तों का नाम बताया, तो उसने नाम नहीं बताए थे। तो ये मैं कुछ वाक़या बता रहा हूँ। खैर मोहम्मद खोखर बदीन के अंदर वाक़ये हुए थे, इनकी पलटनों को उड़ाते थे। इसे दर्जन नाम है, मुझे एग्जैक्टली मुझे थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। जो ये पूरे 1843 से 1942-43 या 1947 तक ये होते रहे। अच्छा ये जो गवर्नमेंट बनी थी अला बख्श उमरो की, ये ब्रिटिश के जब भी तक आज़ादी हुई थी उनके अंदर ये उसके सीएम बने थे, पार्लियामेंट्री निज़ाम। तो ये मेन वजह है। अच्छा 20 मार्च 1943 को पी पगाड़ा साहब को, मोहतरम को फांसी हैदराबाद में दे दी गई, इन्हीं बगावतों, अटैक और गद्दारी के सिलसिले। तो ये पूरी कहानी बताने का जो पस मंजर है वो यही है कि ये 100 साल की या 104 साल की तारीख जब से ब्रिटिश ने सिंध को लिया, इस रीजन ने कभी भी किसी और की हुक्मरानी कबूल नहीं की। और ये लड़ते रहे, वक्त फौक्त लड़ते रहे हर जगह। 4 बड़ी लड़ाइयाँ, टीपू सुल्तान, तालपुर, लक्ष्मीबाई इनकी, और चौथी को मैं कह देता हूँ कि खुद तहरीक। और इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ डिस्कस किया जाता है टीपू सुल्तान, क्योंकि हम लोग इधर और हिंदुस्तान लखनऊ। बाकी इधर से क्यों चले गए, क्योंकि पाकिस्तान आजाद हुआ, सिंधी होश आए थे, रेजिमेंट वही आई थी, पास वो आए थे, वो बता नहीं सकते थे। बाकी जो रेजिमेंट्स आई उन्होंने जो रखनी थी वो रखी तारीख। तो ये एक मुख्तसर सी तारीख है। इंशाल्लाह एजुकेशन के बारे में प्रॉपर हिस्ट्री मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत लंबी हो गई, सुनिएगा, मजा आएगा।